एक बार फिर से जाते हैं अपन उसी स्क्रीन पर। देखो मुझे हो सकता है आपको पूरी स्क्रीन पर मेरी मेरी फोटो भी थोड़ी सी दिख रही हो, लेकिन ये फोटो रखना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन लगा देता है नहीं तो। देखो करंट करंट की डायरेक्शन पता करना है अपन को, है ना। पहले क्या कर रहा था अपन ने, करंट दिया था, बल की डायरेक्शन पता कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, बल हम लगा रहे हैं, बल हम लगा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन पता करना है हमको किसी रूल से। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, आप इसको 3D में थोड़ा सा इमेजिन करो। यदि आप देखो इसी डायग्राम को मैं आप सामने से दिखाऊंगा आपको। देखना दाएं हाथ का नियम लगाना है हमको। आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एन से एस की तरफ जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी तर्जनी दिखा रही है। दाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी ने दिखा दिया चुंबकीय क्षेत्र। क्या हुआ रुचि? हो गया। ठीक है बंद कर। ये चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा होगा इस डायरेक्शन में, एन से एस की तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया। इसके बाद मैंने बल कहाँ लगाया, उस तार को कहाँ की तरफ धकेला, ऊपर की तरफ धकेला। अंगूठा अभी भी क्या दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है। बल मैंने इस साइड लगाया, है ना। तो मेरी मिडिल फिंगर मध्यमा क्या दिखाएगी, उत्पन्न हुई धारा की दिशा दिखाएगी। वो कहाँ आएगी, मेरे तरफ आ रही है, ये वाली उंगली मेरे तरफ आ रही है। ये सीधे हाथ का नियम बोलता है ना। हम अब इसमें क्या पहले क्या ज्ञात कर रहे थे, बाएं हाथ के नियम में क्या ज्ञात कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था, है ना। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था, हमने धारा इसमें प्रोवाइड करी थी, धारा ऐसी थी। धारा मिडिल फिंगर धारा को दिखा रही थी। उत्पन्न क्या हुआ था, बल, बल किस साइड लग रहा था, नीचे की साइड। ये उल्टे हाथ का नियम था। अब ध्यान रखना, मोटर का दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र ये था, अगर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। लो इस डायरेक्शन में कर दे रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, धारा मैंने इस साइड प्रोवाइड करी थी, मतलब कुंडली में ऊपर की तरफ। बल कहाँ लग रहा था, अंगूठे की डायरेक्शन में, मतलब कहाँ, ऊपर की तरफ। अब देखना इस वाले सिस्टम में अपन क्या याद कर रहे थे, बल उत्पन्न हो रहा था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र ये है, इस डायरेक्शन में है ना। बल किस साइड लगा रहे हैं, बल हम लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो बल हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। धारा किस साइड आएगी, मेरी तरफ, मिडिल फिंगर मेरी तरफ। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र इस साइड कर दिया यदि मैंने, चुंबकीय क्षेत्र ये, धारा मैं आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, सॉरी धारा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र ये है, मैंने बल ऊपर की तरफ लगाया। धारा आप कहाँ साइड आ रही होगी, आपकी साइड आ रही होगी, आ रही होगी कि नहीं, है ना। यदि मैं बल नीचे की तरफ लगाऊं, अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, बल मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, इस केस में डायरेक्शन करंट की क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा किस साइड आएगी, आपकी साइड आ रही होगी, है ना। अब डायग्राम में देखो इसी चीज को, समझ में आएगा। साउंड नहीं आ रहा होगा, मैं करता हूँ साउंड साउंड के साथ। मीटर रूल। तो इसके लिए तो हमने राइट हैंड को लेना और उसकी 3 उंगलियों को कुछ ऐसे खोल देना। थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को कुछ ऐसे खोलना कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे। देखो ये अंगूठे से ये वाली तर्जनी के बीच 90 डिग्री बन रहा है। अगर इससे इसको अगर आप ऊपर से देखोगे, तर्जनी और मध्यमा के बीच 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर अंगूठे की बात करोगे तो अंगूठा और ये वाली जो उंगली है इसके बीच भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ आ रही तो यहाँ पे थंब ये फोर फिंगर के परपेंडिकुलर है, ये फोर फिंगर ये मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर है, और हमारी थंब भी ये मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर है। तो उसके बाद हमारी थंब ये बताएगी फोर्स के डायरेक्शन को, यानी कि हमारा कंडक्टर ये किस डायरेक्शन में पुश हो रहा है, किस डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लग रही है। और है। हमारे हमने कलर कोडिंग कर दी बहुत अच्छे से। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ भैया। कोई बच्चे ने ज्वाइन करा है क्या अभी, मेरी सेटिंग गड़बड़ हो गई। खुशी, हाँ अब देखो इन्होंने कलर कोडिंग कितनी प्यार अच्छे तरीके से कर दी, प्यारे तरीके से कर दी बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो ये चुंबकीय क्षेत्र बी जो दिखा रहा है वो येलो लाइन से दिखा रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखो ये उंगली तर्जनी अपनी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जो पिंक कलर का बल लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं बल, इस तार को कहाँ धकेल रहे हैं, ऊपर की तरफ धकेल रहा है, तो पुश लगा रहे हैं अपन ऊपर की तरफ। तो पिंक कलर से अंगूठा क्या दिखा रहा है, बल की दिशा दिखा रहा है। तो ये जो पिंक कलर जो ब्लू कलर की धारा उत्पन्न हो रही है वो कौन दिखाएगा, मिडिल फिंगर दिखाएगी। हमारी मध्यमा क्या दिखाएगी, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिखाएगी। सॉरी, तो यहाँ पर खांसने के लिए सॉरी बोला था, पढ़ा सही रहा हूँ, सब चीज बताना पड़ती तुम लोग को।
यहाँ पर जो है वो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, जो हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के बारे में हम अगर लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों, तो यदि तर्जनी, तर्जनी किसको बोलते हैं? पॉइंट फिंगर। तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही होगी, तर्जनी किसको दिखा रही होगी? चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही होगी। और अंगूठा किसको दिखा रहा होगा? अंगूठा यदि बल को प्रदर्शित कर रहा होगा, अंगूठा यदि बल को प्रदर्शित कर रहा होगा, तो मध्यमा किसको दिखाएगी? मध्यमा दिखाएगी प्रेरित विद्युत धारा को। इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो गई ना, वो मध्यमा क्या दिखाएगी? प्रेरित विद्युत धारा को दिखाएगी। तो ये हमारे दाएं हाथ का नियम है ना। हमारी फिर फोर से देखो, फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, और इसे हमने रिप्रेजेंट किया है बी से। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एम का, पता नहीं क्यों। और फिर हमारी मिडिल फिंगर ये बता देगी इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को। अब अगर मैं इसी रूल का इस्तेमाल करूं इस एग्जाम्पल में, तो देखो यहां पे हमारी कंडक्टर ये ऊपर की तरफ पुश हो रही है, यानी कि इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो मैंने अपने थंब को ऊपर की तरफ अलाइन करके रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड ये है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मेरी फोर फिंगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में अलाइंड है। तो फिर जिस डायरेक्शन में मेरी मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी वही हो जाने वाली है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, और ये पॉइंट कर रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। और देखो एक्सपेरिमेंट से हमें पता है कि इस पर्टिकुलर केस में इंड्यूस करंट ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट करने वाली है, तो ये बिल्कुल ही सही आया है। अब अगर इस एग्जांपल में हमारी कंडक्टर नीचे की तरफ पुश कर रही होती, तो फिर उस केस में करंट किस डायरेक्शन में होने वाला था? तो देखो, क्योंकि हमारी फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है, इसलिए हमारी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाने वाली है। ये अब इनटू द स्क्रीन पॉइंट करने वाली है। अब आप अपने राइट हैंड जनरेटर रूल का इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि क्या ये इस केस में भी काम कर रहा है या नहीं। तो देखो, हमारी फोर फिंगर इस बार अभी भी लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, लेकिन इस बार हमारी थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो, देखना कि तुम्हारी मिडिल फिंगर ये इस बार किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। पॉज करो और खुद से ट्राई करो इसे। करके देखो खुद से। अब क्या सही में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में, सीधे हाथ से, सीधे हाथ का यूज करना, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, आप बल की साइड लगा रहे हो, नीचे की दिशा में दिखा रहे हैं, तो करंट किस साइड जाएगा? मिडिल फिंगर किस साइड जाएगी? आप खुद से देखो, सामने जा रही होगी, अंदर की तरफ जा रही होगी। करते बन रहा है सभी से? हाँ भैया। बिल्कुल। तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अंदर की तरफ हो जाएगी, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आप देखते हैं, देखो इस बार तुम्हारी के डायरेक्शन में ये लेफ्ट देखो, ये इन्होंने हाथ को उल्टा कर दिया, बल नीचे लगा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी वैसे ही है, मध्यमा जो है वो पीछे की साइड जा रही है, मतलब किस साइड हो रहा लग रहा है बल? अंदर की साइड लग रहा है। फील्ड ये रन कर रही है स्क्रीन के आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये नॉर्थ से साउथ आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये हो गया हमारा कंडक्टर, इसको देखने की और जरूरत इस नहीं बार है, कंडक्टर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, इसे पुश किया जा रहा है नीचे से ऊपर के डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझ में आ गया होगा। अब करना क्या, अभी जो है वो आप एज अ प्रैक्टिस कुछ नहीं करना, जैसे आपने हाथ सीधे हाथ से यहाँ पर लिख लिया था ना, इस उंगली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए लिख दिया था बल, और इसके लिए लिख दिया था कौन सा? विद्युत धारा, धारा की दिशा, है ना। ये काय के लिए था? उल्टे हाथ के लिए था। सीधे के लिए भी यही करना। बस सीधे के लिए अपन उसमें क्या याद करते हैं, अपन को चुंबकीय क्षेत्र दिया रहता है, धारा हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद अंगूठा बताता है, अंगूठा बाद में बताता है कि बल इस दिशा में लगेगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, बल हम लगा रहे हैं, अंगूठा कौन? हम लगा रहे हैं। और ये हमको क्या दिखाएगा? हमको ये मिडिल फिंगर दिखाएगा कि प्रेरित विद्युत धारा किस डायरेक्शन में उत्पन्न हो रही है ना। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। इस नियम का यूज करके हम जनरेटर पढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा जनरेटर के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन, और आज की क्लास को वहीं खत्म करेंगे। आगे का जनरेटर के बारे में मेनली अपन कल पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपके सामने पेंट स्क्रीन लाता हूँ, जिस पर अपन जनरेटर के बारे में देख रहे हैं। भैया ये ऐसी है ना? एसी डीसी दोनों होते हैं लक्ष्मी, एसी डीसी दोनों की बात करेंगे अपन, है ना। जैसे मोटर दोनों होती है ना, एसी डीसी, वैसे ही अभी तक जो फिनोमिना लग रहा था दाएं हाथ का और बाएं हाथ का, वो दोनों पे ही लग रहे होते हैं। सीधे इस पे भी लगता है, क्या बोलते हैं, एसी में भी लगता है, डीसी में भी लगता है ना। अभी तक के जो फिनोमिना थे वो दोनों पे ही लग रहे थे, लेकिन अब क्या अंतर होता है मैं बात करूंगा, फिक्र मत करो। फिनोमिना दोनों पे लग रहा होता है, एसी पे भी लग रहा होता है और डीसी पे भी लग रहा होता है। 2 मिनट।
जैसा अपन हाँ, तो जैसे अपन ने विद्युत मोटर में 5 पॉइंट पढ़े थे, वैसे के वैसे यहाँ पर विद्युत जनित्र में, जनित्र को मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर जनरेटर को हम हिंदी में जनित्र बोलते हैं। तो विद्युत जनित्र में भी वैसे पॉइंट आएंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि जनरेटर होता क्या है, जनित्र है यंत्र। जनित्र के बारे में अपन जो है वो परिभाषा देखेंगे और इसके उपयोग देखेंगे, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। उसके बाद पहला वाला जो पॉइंट देखेंगे हम, इसका देखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत, कि ये इसका सिद्धांत क्या है। इसको विद्युत प्रेरण का परिभाषा लिखेंगे इसमें अपन, और कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा होता है जनित्र। विज्ञान हमको एक चीज सिखा देता है, कोई भी युक्ति आपके आसपास काम कर रही होती है तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल लग रहे होते हैं। तो ये सिद्धांत जो है वो यही बताता है कि विद्युत जनित्र किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको जो मैंने बताया अभी, इस बात से आप हर चीज को रिलेट कर सकते हो। जो भी आसपास आपकी चीजें गतिमान है, चल रही हैं, है ना, वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, सिद्धांत पे काम करती हैं। आप खुद पता करिए आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं और वो किस किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं केवल एक ही सिद्धांत कहीं पर लग रहा हो, ज्यादा भी लग सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप बल्ब जलता है तो आप देखोगे वहां बल्ब जो जल रहा है वो किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। अगर आपके पास ऑरेंज बल्ब है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे वो काम कर रहा है। जबकि आपके पास अगर CFL है तो वो जो है वो आपके प्लाज्मा पे काम कर रहा है, कि प्लाज्मा ग्लो कैसे होता है। और आप बोल सकते हो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम कर रहा है, क्योंकि वहां पर गैस आयनित हो रही है। किसके कारण से? इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण से। यदि आप LED की बात करते हो तो वो जो है वहां पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक युक्तियों का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आप ये चीज हर चीज में अप्लाई कर सकते हो, मोबाइल से लेकर टीवी वगैरह सब तक, कि कौन सी चीज किस प्रिंसिपल पे काम कर रही हो। इसका आंसर जरूर होगा। कोई वैज्ञानिक चीज है, कोई टेक्निकल चीज है, तो पक्के में उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल तो होगा ही 100%। और एक से ज्यादा प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो पहला हम पढ़ेंगे इसका सिद्धांत, कि सिद्धांत क्या है। उसके बाद इसमें देखेंगे हम इसके मुख्य भाग, कि मुख्य भाग कौन कौन से हैं इसमें, मुख्य भाग देखेंगे अपन इसके। उसके बाद अपन तीसरा देखेंगे इसका वही जो अपन ने उसमें देखी थी, इसकी रचना, कि इसकी कैसी दिखता है हमको विद्युत जो जनित्र तो वो कैसे दिखाई देता है। इसका डायग्राम देखेंगे इसमें। AC और DC के पहले अपन जो है वो यहाँ पर DC के बारे में ही चर्चा कर रहे होंगे, AC के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, है ना। तो रचना के बाद आपकी बुक में AC का डायग्राम बना हुआ है, ध्यान रखें। AC ज्यादा जरूरी है, AC जनरेटर ज्यादा जरूरी है। सिद्धांत, मुख्य भाग देखेंगे, रचना देखेंगे, और आखिरी में देखेंगे इसकी कार्यविधि, है ना। उपयोग अपन स्टार्टिंग में देख लेंगे, इसलिए 4 पॉइंट के आधार पर इसको वर्णित करेंगे। आप बोलोगे भैया हेलो भैया, आवाज अभी आ रही होगी योगेश, आपका नेट के कारण से आ रही होगी, बाकी बच्चों को आ रही है? हाँ भैया आ रही है। हाँ भैया। आपके नेट के कारण से होगा। तो आप ये पूछ सकते हो कि भैया क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। तो 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, इसके उपयोग बताइए, कहाँ पर यूज किया जाता है विद्युत जनित्र को। दूसरा क्वेश्चन बनता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए और इसके प्रमुख भागों के नाम बस लिखिए, है ना, ये आ सकता है। 3 नंबर में एक और क्वेश्चन आ सकता है विद्युत जनित्र की रचना बताइए, विद्युत जनित्र की डायग्राम बनाइए, ये बनाने को आ सकता है। या फिर ऐसा आ सकता है कि विद्युत जनित्र की कार्यविधि समझाइए। अगर कार्यविधि लिखने को आता है तो आपको रचना भी बनाना पड़ेगी, ये बात बिल्कुल तय है ना। 3 नंबर में केवल कार्यविधि लिखने को आती है तो रचना भी बनाना पड़ेगी आप, ठीक है। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि विद्युत जनित्र का कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इसकी रचना जरूर बना देना। और साइंस में ऐसा होता है, साइंस में अगर आपका कोई सा डायग्राम आया हुआ, वैसे 3 नंबर में जरूरी नहीं है आप टाइम वेस्ट करो, 3 नंबर में जो पूछा जाए आपसे वही बनाइएगा। लेकिन साइंस में स्पेशली याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम बन रहे हैं तो आपको मैक्सिमम डायग्राम बनाना है। साइंस का एक रूल है, साइंस में डायग्राम को बनाने में और स्वच्छ डायग्राम बनाने पे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये बात याद रखना। 2 नंबर और 3 नंबर में कोशिश करना, अगर टाइम कम लगे उस डायग्राम को बनाने में तो बना देना, नहीं तो कोशिश करना आप हर एक क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाओ। और वही आप तिमाही, छमाही, प्री बोर्ड में मेंटेन कर रहे होते हो कि आप डायग्राम कितने बनाओगे और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जरूर करिएगा। आज मैं केवल आपको जो है विद्युत जनित्र की डेफिनेशन बताने वाला हूँ और इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं उसको बताने वाला हूँ। तो विद्युत जनित्र की डेफिनेशन क्या है? विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण, युक्ति या यंत्र होता है। विद्युत जनित्र का याद रखने के लिए आपको मैंने बताया था विद्युत मोटर को कैसे याद किया था।
सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए विद्युत मोटर का नाम लेते सही? विद्युत मोटर का नाम लेते सही पंखा। पंखा। बहुत अच्छे, पंखा। हाँ पंखा याद आना चाहिए। वैसे ही जो है वो विद्युत जनित्र का नाम लेते सही आपको याद आना चाहिए बारात में पीछे जो ठेले पर एक ठेला, पहले ठेला चलता था, आजकल जनरेटर वैसे आने लगे, तो पीछे ठेले पर जो वो चल रहा होता ना, धड 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 धड, दूल्हे के पीछे लगा रहता है जो एक जनरेटर। जनरेटर। हाँ बिल्कुल, जनरेटर। जनरेटर, हाँ जनरेटर। एक्चुअली उसको जनरेटर बोलते हैं, सही सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? जनरेटर। जनरेटर है ना। तो आप उसको जनरेटर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? जनरेटर। इंग्लिश में अगर हिंदी में लिखूं मैं अगर आपको, तो वो होता है जनरेटर। जनरेटर है ना, आप उसको जनरेटर भी बोल सकते हो, जनरेटर ये भी बोल सकते हो आप, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहीं सुधरवाने के लिए तो बैठे हैं, सुधारने के लिए तो बैठे हैं, अपन अपन को सब चीज अच्छे से सीखना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर। तो ठेले पे, ठेला मैंने बहुत गंदा सा बनाया है, थोड़ा सा माफ कर देना इस बारे में। यहाँ पर जो है वो एक ऐसा सा जनरेटर लगा रहता है, और उससे जो है वो एक ऐसा एग्जॉस्ट पाइप निकलता है, और वो धुआं निकाल रहा होता है, अच्छी काला धुआं निकालता है, और ऐसी धद 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 आवाज आती है कि नहीं आती? तो वो जनरेटर से क्या होता है? जनरेटर से एक तार केबल जाती है, एक केबल जा रही होती है, और वो केबल जो है वो यहाँ पर कुछ मासूम बच्चे से होते हैं, वो मासूम बच्चे जो है वो यहाँ पर एक लाइट लिए रहते हैं अपने सर पर, है ना। वो लाइट जो है वो यहाँ पर, बहुत गंदी लाइट बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इमेजिन करो, यहाँ पर एक लाइट लगी रहती है, और वो बच्चे जो है वो उस लाइट को होल्ड कर रहे होते हैं, ये तार आता है इस तार में, और ऐसे ही ऐसे जो है वो इसके बच्चे के माँ बाप भी, और इसके पापा मम्मी के साथ साथ इसके दादा दादी तक, बूढ़े लोग आपको जो है वो इसमें वो लाइट लिए हुए दिख जाएंगे वो बारात में। तो सबसे पहले आपको जनरेटर का नाम लेते सही किसका याद आना चाहिए? इसकी याद आना चाहिए, है ना। ये जो क्रूअल्टी हो रही होती है यहाँ पर, क्रूअल्टी मतलब कि क्रूरता, है ना, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि इनकी अपनी मजबूरी रहती है, इनके पास खाने को नहीं रहता है, ये एक तरह से भिखारी वाला जीवन जी रहे होते हैं, तो इनको जो है वो जो डीजे वाले होते हैं या फिर जो बगी वाले होते हैं जो लाइटिंग वगैरह करते हैं, वो कुछ पैसों पे, वो कुछ पैसे बहुत नॉर्मली होते हैं, 100 रुपए लगभग मिलते होंगे मुश्किल से एक दिन के, तो वो 100-150 रुपए में जो इनको ले लेते हैं, और 2-3 घंटे तो लाइट ही तो पकड़ना है, तो इनको थोड़ी सी कमाई हो जाती है, वो अलग बात है, उनका अपना जरिए। लेकिन मुझे भी बहुत बेकार लगता है, मेरे को जब भी होता है ये चीज मेरे को बहुत बेकार लगता है ना। इसलिए मेरे को जनरेटर से केवल यही चीज याद आती है। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, बल्ब कौन सी ऊर्जा पे चलता है? कोई सा बल्ब किस ऊर्जा पे चलता है? कौन सी ऊर्जा काम हो रही होती है किसी बल्ब में? बताओ भाई, कोई तो होगा। कौन सी ऊर्जा? पहला शब्द मैं लिख देता हूँ, पहला अक्षर। विद्युत ऊर्जा। हाँ, बल्ब कौन सी ऊर्जा पे काम करता है? विद्युत ऊर्जा पे काम करता है। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसको याद रखेंगे आप, ये याद रखेंगे तो आपको जो है इसकी डेफिनेशन बनाते बन जाएगी। तो जनरेटर, या फिर आप हिंदी में बोलें जनित्र। जनित्र एक ऐसी उपकरण, युक्ति या यंत्र होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जनरेटर एक ऐसी युक्ति, उपकरण या यंत्र होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसे